नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है किसान आंदोलन। इससे पहले दोस्तों हमने आदिवासी आंदोलन देखे थे। आज दोस्तों हम शुरू करने वाले किसान आंदोलन। दोस्तों, किसान आंदोलन क्यों हुए? तो दोस्तों, किसानों के ऊपर भू राजस्व और अलग अलग प्रकार के लाग बाग लगे हुए थे। लाग बाग दोस्तों टैक्स का प्रकार है। वो लगने के कारण दोस्तों किसानों ने परेशान होकर आंदोलन किया और उन आंदोलनों को किसान आंदोलन कहा गया। अब दोस्तों, किसान आंदोलन में पहुंचने से पहले हम एक चीज देखते हैं, वो है रियासत। रियासत क्या होती है दोस्तों? दोस्तों, रियासत हम एकीकरण में देखते हैं तो हमें 19 रियासतें प्राप्त होती है, 3 ठिकाने प्राप्त होते हैं और एक दोस्तों कमिश्नरी क्षेत्र प्राप्त होता है। दोस्तों, रियासत एकीकरण से पूर्व क्या था? एक देश का प्रकार था। अलग अलग देश थे, जैसे जैसे मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, ढूंढाड़ हो गया। अब दोस्तों, जो रियासत थी उनमें जो सबसे बड़ा पद होता था वो राजा। ये राजा सबसे बड़ा पद होता था। और दोस्तों, रियासत होती थी वो कई भागों में बटी हुई होती थी, जो थे ठिकाने। ठिकाना, ठिकाना और दोस्तों ठिकाना। इस प्रकार दोस्तों ये रियासतें बटी हुई थी। और दोस्तों, जो ठिकाने होती थी इनको ही जागीर कहा जा सकता है। दोस्तों, जागीर यहीं से समझ लीजिएगा, जागीर। और दोस्तों, जो ठिकाना या जागीर होता था उनका जो सबसे बड़ा पद होता था वो होता था जागीरदार या ठिकानेदार। अब दोस्तों, जो रियासत में जागीरदार या ठिकानेदार थे वो वहां रहने वाले लोगों पर कर लगाते थे। और दोस्तों, उन्हीं करों की तादाद बढ़ने के कारण किसानों ने आंदोलन किया। और दोस्तों, सभी लगभग भारत में अभी भी कृषि प्रधान देश माना जाता है भारत को। और दोस्तों, किसानों की तादाद यहाँ पर अभी भी ज्यादा है। उस समय दोस्तों कृषि पर ही निर्भर था पूरा भारत। तो दोस्तों, किसानों पे ये लाग बाग लगते थे, कई प्रकार के अलग प्रकार के टैक्स थे। तो इस कारण दोस्तों किसानों ने आंदोलन किया। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि किसान आंदोलन के कारण क्या थे। कारण कारण नंबर 1 है दोस्तों कि भू राजस्व में बढ़ोतरी। कि धीरे धीरे ठिकानेदार भू राजस्व में बढ़ोतरी करते रहते थे। इस कारण दोस्तों इन्होंने आंदोलन किया। तो भू राजस्व में बढ़ोतरी दोस्तों इस प्रकार का कारण हुआ। दूसरा कारण है दोस्तों लाग बाग। लाग बाग दोस्तों टैक्स है। और किसानों पे 84 प्रकार के टैक्स लगते थे। अभी दोस्तों हम देखेंगे कौन कौन से टैक्स होते हैं और किस प्रकार किसानों से वसूल किया जाता था। तो तीसरा कारण है दोस्तों जागीरदारों द्वारा किसानों के साथ अमानवीय व्यवहार। जागीरदारों द्वारा किसानों के साथ अमानवीय व्यवहार। दोस्तों, होता क्या था? जब किसान टैक्स नहीं दे पाता था तब जागीरदार के लोग आते, उनको पीटते और दोस्तों उनसे टैक्स वसूल करते और कभी कभी उनकी हत्या भी कर देते। इसके अलावा दोस्तों एक पद्धति थी लाटा कूटा। एक पद्धति लाटा और कूटा की पद्धति, ये अच्छी नहीं थी दोस्तों। दोस्तों, अच्छी किसानों के लिए नहीं थी, जबकि जागीरदारों के लिए दोस्तों ये सबसे अच्छी पद्धति मानी जाती थी। दोस्तों, लाटा कूटा पद्धति क्या होती है? तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं लाटा। लाटा और कूटा दोस्तों दोनों ही पद्धतियां फसल के बंटवारे की पद्धतियां थी। अब दोस्तों पहले देखते हैं लाटा। एक खेत मान लीजिएगा, ये खेत है, यहाँ पे फसल उगती है। और लाटा पद्धति में इस फसल का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है? जैसे दोस्तों किसान इसको काट के ले जाता, एक ढेर कर दिया किसान ने इस फसल का। इसके बाद में ये बांटी जाती थी जागीरदार और किसान में। अधिकतर दोस्तों यही होता था कि किसान के पास कम बचती थी और जागीरदार इसमें से ज्यादा ले जाते थे। एक पद्धति ये थी, और ये अच्छी किस प्रकार हो तो किसानों के लिए तो दोस्तों बुरी थी, जागीरदारों के लिए अच्छी थी। दूसरी थी दोस्तों कूंता पद्धति। कूंता या कूटा इसका नाम मिलता है दोस्तों। उसी प्रकार एक खेत मान लीजिएगा, ये खेत खड़ा है, इसमें दोस्तों फसल खड़ी है। अब दोस्तों इसमें बंटवारा फसल को काट के नहीं होता था। जैसे एक भाग ये किसान के पास रह जाएगा, ये बाकी का भाग जागीरदार ले जाए। तो दोस्तों ये भी जागीरदार और किसान में बढ़ती थी और दोस्तों इस प्रकार भी किसान के पास कम ही रहता था। तो दोस्तों ये दोनों पद्धतियां जो है फसल के बंटवारे की पद्धतियां, और दोस्तों इसमें किसान को कोई फायदा नहीं होता था। इस प्रकार की पद्धति के कारण दोस्तों किसानों ने आंदोलन किया। एक दोस्तों अगला कारण मिलता है, वो मिलता है बेगार। बेगार प्रथा। दोस्तों बेगार करवाई जाती थी किसानों से। ना उन्हें खाने के लिए कुछ दिया जाता था, ना उनको वेतन दिया जाता था। तो दोस्तों ये सभी प्रकार के कारण बने किसान के आंदोलन करने के। अब दोस्तों जो 84 प्रकार के लाग बाग थे उनमें से कुछ लाग बाग पढ़ते हैं जो दोस्तों पूछने लायक है, और दोस्तों उनमें क्या क्या होता था। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं लाग बाग। लाग बाग में दोस्तों अलग अलग प्रकार देखेंगे, परंतु 84 नहीं पढ़ेंगे। उनमें से जो इंपॉर्टेंट मिलते हैं उनमें से वो पढ़ लेते हैं, इसके अलावा उनको छोड़ देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम लाग बाग पढ़ने जा रहे हैं वो है तलवार बंधाई
ये भी दोस्तों लाग बाग का प्रकार। लाग बाग का मतलब दोस्तों टैक्स ही है। अब तलवार बंदाई जो कर था या लाग बाग था, उसमें क्या होता था दोस्तों, एक ठिकानेदार के स्थान पे जब दूसरा ठिकानेदार नियुक्त होता था, तब एक कर जो राजा को दिया जाता था वो था तलवार बंदाई कर। परंतु दोस्तों कुछ ठिकानेदार ऐसे थे जिन्होंने ये कर भी जनता के ऊपर डाल दिया, जबकि ये देना होता था, वो देना होता था ठिकानेदार को। तो पहला टैक्स है वो किसानों के ऊपर लाद दिया गया, तो वो है तलवार बंदाई का। इसके बाद में दोस्तों अगला है जाजम लाग, कि जाजम लाग जो टैक्स है वो क्या है। जाजम लाग दोस्तों लाग बाग का मतलब टैक्स ही समझिएगा। जाजम लाग दोस्तों, जो जाजम लाग है वो है ठिकानेदार के जब नई कालीन बिछाई जाती थी तो दोस्तों उस पर एक टैक्स लिया जाता था जनता से, और वो है जाजम लाग। इसके बाद में है दोस्तों अगला खिचड़ी लाग। खिचड़ी लाभ ये दोस्तों किस प्रकार का टैक्स है दोस्तों, इसमें राज्य से बाहर जब सेना का कोई पड़ाव लगता था तब दोस्तों उस क्षेत्र के किसानों को सेना के लिए भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी, और उस पर जो टैक्स लगता था वो था खिचड़ी लाभ। अगला है दोस्तों कुंवर जी का कलेवा लाभ। कुंवर जी का ये भी दोस्तों टैक्स का प्रकार है। इसमें क्या होता था दोस्तों, जब ठिकानेदार के बच्चे थे उनको जेब खर्ची के लिए जो शुल्क दिया जाता था उसका टैक्स भी किसको भरना पड़ता था, किसानों को। तो ये दोस्तों लाग बाग लगते थे। इसके अलावा एक है चूड़ा लाग। चूड़ा लाग दोस्तों, ठिकानेदार की जब पत्नी नया चूड़ा पहनती थी तो उसका भी टैक्स किससे वसूल किया जाता था, वो किसानों से वसूल किया जाता था, और दोस्तों वो था चूड़ा लाग। एक है दोस्तों कुंवर जी का घोड़ा लाग। कुंवर जी का घोड़ा लाग, जब दोस्तों ठिकानेदार का बच्चा कोई घोड़ा खरीदता था तो उस पर भी टैक्स लगता था, और दोस्तों वो किससे वसूल किया जाता था, वो भी किसानों से वसूल किया जाता था। अब दोस्तों ये तो हो गए कि नाम से पता पड़ जाता है। एक टैक्स है दोस्तों ईज। ईच दोस्तों, ईच नामक टैक्स है। और दोस्तों इसके अलावा एक टैक्स मिलता है, वो मिलता है धातमारी। धातमारी ये दोस्तों टैक्स नाम से पता नहीं चलता। तो दोस्तों ईज क्या है और धातमारी क्या है उनको जानते हैं। ईज जो टैक्स है वो दोस्तों सब्जी बेचने वाली जो मालिन होती थी उससे भी टैक्स लिया जाता था, उसको कहा जाता था ईज। अब दोस्तों जो धातमारी है वो किस प्रकार का टैक्स है, तो दोस्तों खालसा भूमि होती थी। खालसा भूमि क्या होती है दोस्तों, जो डायरेक्ट केंद्र के अधीन होती थी, और उस समय दोस्तों केंद्र का मतलब है कि डायरेक्ट राजा के अधीन जो भूमि होती थी उसको खालसा भूमि कहा जाता था। तो दोस्तों खालसा भूमि पर पशुओं को चराने के लिए जो कर लिया जाता था वो था धातमारी, यानी पशु वहां पर चराते हैं तो उनको भी टैक्स देना पड़ता था राजा को, और वो होता था धातमारी का। इसके अलावा दोस्तों एक कर है फाड़िया लाग। इसको भी दोस्तों नाम से पता नहीं लगता, इसको भी जान लीजिएगा, फाड़िया लाग। और एक टैक्स है वो है तोल लाग। ये दोस्तों संबंधित है इसलिए एक साथ देखते हैं। दोस्तों जो फाड़िया लाग है वो है कि फसल की हासिल का हिस्सा लेने के लिए खरीदी गई बोरी या कपड़े का जो हिस्सा होता था उस पर लगने वाला कर फाड़िया लाग कहलाता। दोस्तों जैसे जागीरदार वसूल करने के लिए जाते थे तो दोस्तों बोरी या कपड़ा लेके जाते थे किसानों से, जब अनाज की वसूली करते थे वो तब तब दोस्तों उसका भी कर किसानों के माथे मर दिया जाता था, और दोस्तों वो था फाड़िया लाग। और दोस्तों अगला है तोल लाग। तो दोस्तों हासिल के वसूल करने के बाद में उनको तोलने के लिए भी कुछ चाहिए होता था, और उस पर भी ये कर लगता था, उसको कहा जाता था तोल लाग। अगला है दोस्तों न्योता लाग। न्योता लाग ये किस प्रकार का कर है, ये भी दोस्तों किसानों से वसूल किया जाता था। दोस्तों जागीरदार या राजस्व अधिकारी द्वारा अपने लड़के लड़कियों की शादी करने पे जो कर लिया जाता था उसको कहा जाता था न्योता लाग। और दोस्तों ये भी किसानों के ऊपर मर दिया जाता था। इस प्रकार होता था कि मेहमान आते थे, जागीरदार हैं उनके, और दोस्तों वसूल किया जाता था टैक्स, वो किसानों से किया जाता था। अगला है दोस्तों अंग लाग। अंग लाग और दोस्तों इसके बाद में एक है खर्च भोग। खर्च भोग लाग एक दोस्तों यही बता देता हूं, वो बता देता हूं आबियाना, और एक है कमथा लाग। कमथा लाग इनको साथ ही बता देता हूं दोस्तों। अंग लाग जब किसान के 5 वर्ष की आयु से ज्यादा वाले जो बच्चे होते थे उन पे दोस्तों 1 रुपया कर लिया जाता था, जिसको कहा जाता अंग लाग। अगला है दोस्तों खर्च भोग। तो दोस्तों भू राजस्व के दौरान व्यय होने वाला खर्च होता था उसका भी लाग बाग किसानों के माथे मर दिया जाता था। जैसे जो वसूली करने वाला अधिकारी है वो जाता था, तब दोस्तों घोड़े के लिए कुछ रसद चाहिए होती थी तो उसका भी कर किसानों के माथे मर दिया जाता था। इसके बाद में दोस्तों है आबियाना। ये दोस्तों बीकानेर में जब गंग नहर थी
उससे जल प्राप्ति के लिए जो कर लिया जाता था, यानी जो किसान गंग नहर से जल लेते थे उनको एक कर देना पड़ता था, उसका नाम था आबिया नाला। और दोस्तों अंतिम है वो है कमठाला। तो दोस्तों जागीरदार के कुछ मकान वगैरह का निर्माण होता था, तब दोस्तों उसके लिए किसानों से एक कर लिया जाता था जिसको कहा जाता था कमठाला। तो ये हुए दोस्तों इंपॉर्टेंट लाग बाग है वो। और दोस्तों इनके बाद में आप खुद देख लीजिएगा कि 84 प्रकार के ऐसे लाग बाग थे। तो दोस्तों उनमें भी आप देख सकते हैं कि किसानों के ऊपर अत्याचार होते थे, इसलिए दोस्तों किसानों ने आंदोलन किया। और दोस्तों आज जो हम सबसे पहले जो आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे अधिक समय तक चलने वाला आंदोलन है। और दोस्तों ये अहिंसक आंदोलन है। और दोस्तों सबसे सफल जिसको आंदोलन माना जाता है किसानों का वो है बिजोलिया आंदोलन। दोस्तों बिजोलिया आंदोलन में हम पढ़ेंगे कि इसका इतिहास क्या है, कि बिजोलिया ठिकाना किस प्रकार था, और दोस्तों बिजोलिया ठिकाना है कहाँ पर वो देखेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ के जो स्थानीय नेता थे उन्होंने किसान आंदोलन में किस प्रकार मदद की वो देखेंगे। और दोस्तों इनमें सबसे बड़ा हीरो आता है, वो आता है विजय सिंह पथिक। और दोस्तों उनका मूल नाम रहता है भूप सिंह गुर्जर। और दोस्तों वो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो राजस्थान में किस प्रकार आए, उनका किस प्रकार इस आंदोलन में नेतृत्व रहा। और दोस्तों बाद में हम पढ़ेंगे माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा जो नेतृत्व संभाला गया वो। दोस्तों बिजोलिया के बाद में हम पढ़ेंगे बेंगू आंदोलन। बेंगू आंदोलन में दोस्तों जो विजय सिंह पथिक है उनका रोल रहता है, परंतु दोस्तों बेंगू आंदोलन में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और बिजोलिया आंदोलन इधर थोड़ा थोड़ा ठंडा पड़ने लगता है। और दोस्तों उस ठंडे पड़ते हुए बस्ते में जाते हुए जो आंदोलन है उसको संभालते हैं, वो संभालते हैं माणिक्यलाल वर्मा। और दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा का किस प्रकार का रोल है, इसके बाद में दोस्तों हम राजस्थान सेवा संघ इसी के अंदर पढ़ेंगे कि राजस्थान सेवा संघ क्यों बना और किस प्रकार की उसकी रणनीति रही। और दोस्तों इसमें अखबारों का जो योगदान है वो पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि किस प्रकार के अखबार थे और किसने कौन कौन से अखबार निकाले। इसके बीच में दोस्तों गांधी जी का कुछ योगदान मिलेगा वो भी देखना है। और दोस्तों अंतिम ये रहेंगे कि कुछ आयोग आएंगे कि जो किसानों के ऊपर लाग बाग लग रहे हैं उनमें आयोगों में किस प्रकार की भूमिका रही। परंतु दोस्तों बिजोलिया के साथ इस प्रकार का रहेगा कि कोई आयोग की मांग या सिफारिश लागू नहीं हो पाएगी और ये दोस्तों किसानों की बदनीयती रहेगी। ये दोस्तों हम पढ़ेंगे बिजोलिया में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों बिजोलिया आंदोलन का इतिहास। दोस्तों आज इतिहास जानेंगे और कल दोस्तों हम बिजोलिया आंदोलन को शुरू करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन। और दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन का अभी इतिहास देखेंगे, कल दोस्तों हम बिजोलिया आंदोलन को शुरू करेंगे। दोस्तों बिजोलिया जो है वो भीलवाड़ा में पड़ता है। और दोस्तों इस आंदोलन का जो समय रहा वो रहा था 1897 से लेके 1941 तक। और दोस्तों ये 44 साल तक ये जो आंदोलन है वो चला, 44 वर्ष तक ये आंदोलन चला। ये आंदोलन अहिंसक है। पहले दोस्तों मैं इसकी विशेषता बता देता हूँ, अहिंसक आंदोलन है दोस्तों। और इसको माना जाता है कि भारत में ये पहला सफल किसान आंदोलन है। तो भारत का प्रथम सफल किसान आंदोलन। और यहीं से दोस्तों एक बात समझ लीजिएगा दोस्तों, ये पहला किसान आंदोलन सफल किसान आंदोलन माना जाता है। और दोस्तों इसमें जो हीरो का रोल है वो है दोस्तों विजय सिंह पथिक का। अधिकतर दोस्तों विजय सिंह पथिक का रोल है इसमें। बाद में दोस्तों वो इस आंदोलन से हट जाते हैं, विजय सिंह पथिक का। और दोस्तों जो विजय सिंह पथिक है उनको कहा जाता है भारत में किसान आंदोलन का जनक। भारत में किसान आंदोलन के जनक। दोस्तों हम देखेंगे कि विजय सिंह पथिक का जो इतिहास रहा वो दोस्तों क्रांतियों में रहा, पर बाद में ये दोस्तों जब क्रांतिकारियों को अंग्रेज पकड़ रहे होते हैं तब दोस्तों ये अपने वेश को बदलते हैं और दोस्तों अलग अलग स्थानों पर रहने लगते हैं। और दोस्तों उसके बाद में ये किसानों से जुड़ते हैं और दोस्तों किसान आंदोलन की बागडोर संभालते हैं। अब दोस्तों जो किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन, वो दोस्तों पहले क्षेत्र देखते हैं। इसका क्षेत्र है दोस्तों भीलवाड़ा में है दोस्तों ये क्षेत्र। और दोस्तों जो बिजोलिया है ये दोस्तों कुछ मुख्य भूमि होती है उससे ऊपर उठा हुआ है। तो दोस्तों वहां पर जो पठार बनता है वो है ऊपर माल का पठार। और दोस्तों मुख्यतः ये ऊपर माल का पठार कहां पर है, तो दोस्तों एक बिजोलिया ले लीजिए, भीलवाड़ा में बिजोलिया स्थान, बिजोलिया भीलवाड़ा का। और दोस्तों उससे नीचे चलते हैं तो ये स्थिति है भैंसरोडगढ़ की।
भैंस रोडगढ़ की। ये दोस्तों बीच का जो क्षेत्र है वो है दोस्तों ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का पठार। ये हुआ दोस्तों इसका जो ज्योग्राफी में जो मिलता है वो। अब दोस्तों देखते हैं बिजोलिया जो है उसका इतिहास। दोस्तों एक युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। और दोस्तों खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, तो हुआ कब, तो दोस्तों ये होता है 17 मार्च 1527 को ये युद्ध होता है। होता किनके मध्य है, तो बाबर और बाबर के सामने जो राणा सांगा रहते हैं उनके मध्य ये युद्ध होता है। और दोस्तों राणा सांगा इसमें एक प्रथा का प्रचलन करते हैं, उसका नाम है पाती परवन या परवन प्रथा। इसका पालन करते हैं और दोस्तों उसमें ये आह्वान करते हैं कि मैं धर्म विरुद्ध लड़ने जा रहा हूँ, धर्म के विरोधियों के विरुद्ध लड़ने जा रहा हूँ और दोस्तों इसमें मेरे नेतृत्व में लोग या राजा मेरी मदद करें। तो दोस्तों एक भरतपुर ठिकाने का एक जागीरदार आता है, भरतपुर का राजा आता है दोस्तों एक, उसका नाम होता है दोस्तों, वो होता है अशोक परमार। अशोक परमार। और दोस्तों ये जगनेर ठिकाना होता है भरतपुर का, उसका ठिकानेदार रहता है, सॉरी दोस्तों मैंने यहाँ भरतपुर का राजा बोल दिया था, जगनेर ठिकाने का ये ठिकानेदार रहता है। और दोस्तों जब सांगा की मदद की करता है ये पातीपरन प्रथा के तहत, तो दोस्तों ये अशोक परमार को खुश होकर एक क्षेत्र देते हैं और वही क्षेत्र है दोस्तों बिजोलिया का क्षेत्र। और बिजोलिया की जागीर किसको दे दी जाती है, अशोक परमार को। बिजोलिया की जागीर कौन देते हैं दोस्तों, सांगा, क्योंकि दोस्तों सांगा इस युद्ध में मरते नहीं है और दोस्तों बाद में वो भेंट करते हैं अशोक परमार को बिजोलिया की जागीर। तो दोस्तों ये हुआ बिजोलिया में जो इतिहास मिलता है कि बिजोलिया की जागीर किसके पास थी, तो जगने ठिकाने के दोस्तों अशोक परमार को बिजोलिया की जागीर दी जाती है। और दोस्तों इसके बाद में कुछ वर्षों तक किसानों के और यहाँ के ठिकानेदारों के मध्य अच्छे संबंध रहे। लोग ठिकानेदार की अच्छी इज्जत करते थे और ठिकानेदार लोगों की मदद करता रहता था। इसमें दोस्तों राव केशवदास परमार, राव गोविंद दास आदि दोस्तों अच्छे अच्छे ठिकानेदार हुए। परंतु दोस्तों जब स्थिति बिगड़ने वाली थी तब कौन सा जागीरदार था और किस प्रकार की स्थितियां बिगड़ती है, तो दोस्तों एक जागीरदार होता है 1894 में जागीरदार बनता है और वो बनता है कृष्ण सिंह परमार। कृष्ण सिंह परमार दोस्तों यहाँ का जागीरदार बनता है और दोस्तों यहाँ से स्थितियां खराब होती जाती है। इसके बाद में दोस्तों जो जागीरदार बनता है वो बनता है दोस्तों पृथ्वी सिंह। और दोस्तों उसके बाद में स्थितियां खराब होती जाती है और दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन उग्र रूप धारण कर लेता है। तो दोस्तों ये हुआ बिजोलिया किसान आंदोलन का इतिहास। और दोस्तों इसके साथ में हमने देखा था कि जो लाग बाग लगते थे वो किस प्रकार थे और किसानों ने किसान आंदोलन क्यों किया। तो दोस्तों आज यहीं समाप्त करते हैं, कल दोस्तों बिजोलिया आंदोलन में रुक करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर से हमको सब्सक्राइब करें।